स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आज टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप अध्ययन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके प्रत्येक टीचर एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वह टॉपिक है आपका विशिष्ट बालक, जिसे अंग्रेजी में एक्सेप्शनल चाइल्ड भी कहा जाता है। तो आप इस टॉपिक के बारे में आज कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं, विशिष्ट बालक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन बातों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। इसके बाद आप जानेंगे कि विशिष्ट बालक का अर्थ एवं उसकी क्या परिभाषा है। इसके बाद आप जानेंगे कि विशिष्ट बालक में कौन कौन से गुण होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएँ पाई जाती है, और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि विशिष्ट बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके विशिष्ट बालक से जुड़े हुए सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि अंत तक देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी पहले वो आज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं विशिष्ट बालक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, विशिष्ट बालक का मतलब क्या है कि इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है विशिष्ट और दूसरा है हमारा बालक। विशिष्ट का अर्थ होता है अलग, यानी कि किसी भी चीज़ के विशिष्ट का मतलब क्या है कि वो अलग हट के रहेगा, मतलब उसमें थोड़ा सा अलग हट के कोई भी चीज़ रहेगा, सामान्य से वह अलग नजर आएगा, वो चीज़ क्या कहलाता है, विशिष्ट कहलाता है। जैसे आपके विद्यालय में किसी भी कक्ष में आप देखेंगे तो अनेकों प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो किसी भी परीक्षा के परिणाम में, किसी भी क्रियाकलाप के परिणाम की बात करेंगे तो वो सामान्य रहते हैं। कहने का मतलब वो सामान्य एवरेज अंक को लाते हैं, एवरेज प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उससे कमज़ोर होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो आप पाएंगे कि कुछ सामान्य बच्चे होते हैं जो सामान्य एवरेज प्रदर्शन करते हैं। जो सामान्य है वो तो आपका सामान्य बच्चा हो गया, ठीक है। लेकिन जो बेहतर प्रदर्शन किया या फिर सामान्य से थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन किया, मतलब वो सामान्य से अलग है, सामान्य से किसी भी मामले में अलग है, या वो बेहतर है या फिर सामान्य से कमज़ोर है। इस तरह की किसी भी मामला में अगर सामान्य बच्चे से वो अलग नज़र आता है तो वैसे बच्चे को हम लोग रखेंगे विशिष्ट बालक के कैटेगरी में। यानी कि सामान्य बच्चों को छोड़ करके जो भी बच्चे आपको बचते हैं कक्ष में, वो सारे के सारे बच्चे आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं, चाहे वो सामान्य बच्चे से बेहतर हो या फिर सामान्य बच्चे से कमज़ोर हो। इससे मतलब नहीं है, विशिष्ट का मतलब है कि कुछ विशेष गुण को प्रदर्शित करे, या वो अच्छाई की तरफ प्रदर्शित करे या उसमें नकारात्मक गुण हो। लेकिन अगर वो विशेषता है, एक अलग है, एक भिन्नता है, तो वो सारे के सारे बच्चे विशिष्ट बालक कहलाएंगे। चलिए इसके संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें हम लोग अध्ययन करते हैं और जानते हैं विशिष्ट बालक के बारे में कुछ और बातें। ठीक है, वैसे बालक जो सामान्य बालक से किसी भी क्षेत्र में, कहने का मतलब कि जरूरी ये नहीं है कि वो पढ़ाई के क्षेत्र में ही हो, किसी भी क्षेत्र में, जैसे खेलकूद है, शारीरिक क्षेत्र है, उसके पास बौद्धिक क्षमता की बात कर लेंगे, संगीत का पक्ष है, चित्रकला का पक्ष है, किसी भी क्षेत्र में अगर भिन्नता को प्रदर्शित करता है, विशेष भिन्नता को प्रदर्शित करता है वह, तो वैसे बच्चे हमारा विशिष्ट बालक कहलाएंगे। कहने का मतलब कि सामान्य बच्चा से अगर बेहतर प्रदर्शित करता है फिर भी, या फिर सामान्य बच्चा से अगर कमज़ोर प्रदर्शित करता है, न्यूनतम प्रदर्शन करता है, फिर भी वह बच्चा हमारा विशिष्ट बालक ही कहलाएगा। जैसे कि किसी भी क्षेत्र का मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत सारा जो क्षेत्र होता है, जैसे आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि चाहे वो शारीरिक क्षेत्र में विभिन्न प्रदर्शन करे, या फिर बौद्धिक क्षेत्र में, या फिर शैक्षिक क्षेत्र में, या फिर गैर शैक्षिक क्षेत्र में, या फिर संज्ञानात्मक पक्ष में, इत्यादि अनेकों प्रकार के ऐसे पक्ष होते हैं जिसमें वो विभिन्न प्रदर्शन करे। कहने का मतलब है कि शारीरिक क्षेत्र का मतलब क्या है कि कोई बच्चा का शारीरिक लंबाई सामान्य बच्चा की तुलना में, जैसे मान लीजिए कोई 10 वर्ष का बच्चा है तो उसका औसतन अगर लंबाई माना जाता है कि 10 वर्ष के बच्चे का जो औसतन लंबाई है वह 4 से 5 फीट के बीच में होती है। तो अगर कोई बच्चा है जो 10 वर्ष के आसपास का है और उसका लंबाई 6 फीट हो गया, मतलब क्या है कि वो सामान्य से बेहतर प्रदर्शन किया है लंबाई के मामले में, उसका लंबाई जो सामान्य बालक की अपेक्षा एक दूसरा कैटेगरी का है, तो कहने का मतलब कि वो विशिष्ट बालक में आएगा। या फिर कोई बच्चा है जो 10 वर्ष के आयु में केवल 2 फीट का ही है और रहना चाहिए उसे 4 से 5 के बीच में, तो फिर भी वो विशिष्ट बालक कहलाता है। या फिर कोई बच्चा की सामान्य बालक की अपेक्षा किसी प्रकार का रोग वगैरह है जिसके कारण उसकी लंबाई वगैरह रुक गई है, तो ये भी उसका एक विशिष्टता के कारण बनते हैं। जैसे बौद्धिक क्षमता की बात कर लेंगे तो अगर सामान्य बच्चे की जैसे बौद्धिक क्षमता, बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो 90 से लेकर के 110 के बीच में होती है। तो कोई बच्चे अगर 90-110 से ऊपर के होंगे वो भी आपके विशिष्ट बालक ही कहलाएंगे। या फिर कोई बच्चे का अगर बुद्धि लब्धि 50 है वह भी आपके विशिष्ट बालक ही कहलाएंगे। शैक्षिक क्षेत्र में कोई बच्चा अगर सामान्य बच्चा मान लीजिए किसी भी एग्जाम में 70 to 80 नंबर अंक को प्राप्त करता है, वही कोई बच्चा
बच्चा ऐसा है जो 95 प्लस अंक को प्राप्त करता है तो वो विशिष्ट बालक कहलाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जो 70-80 नहीं लाता है, यानी कि वो 45% या फिर 50% के आसपास लाता है, तो ऐसे बच्चे को भी हम लोग विशिष्ट बच्चे की श्रेणी में ही रखेंगे। गैर शैक्षणिक कहने का मतलब है कि शिक्षा से को छोड़ करके जो आपके पठन पाठन के कार्य है उसको छोड़ करके अलग चीज़ जो भी करवाई जाती है विद्यालय में वो आपके गैर शैक्षणिक में आते हैं, जैसे कि खेलकूद है, हस्तकला है, व्यायाम है, संगीत है, नाटक वगैरह है। तो इस समय भी आप पाएंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट को लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रदर्शन करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चे की तुलना में बहुत कम प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा करेंगे या फिर कम करेंगे खेलकूद में भी प्रदर्शन, वैसे भी बच्चे हमारे आएंगे विशिष्ट बालक के क्षेत्र में। संज्ञानात्मक को आपने देख ही लिया, संज्ञान के बारे में इसमें अगर बेहतर प्रदर्शन करे सामान्य बच्चा से फिर भी वो विशिष्ट है, अगर कम प्रदर्शन करेगा फिर भी वह विशिष्ट बालक है। तो आई होप कि आपको ये शब्द समझ में आ गई होगी कि विशिष्ट का मतलब क्या है। विशिष्ट का मतलब है वो ज़्यादा भी अच्छा भी हो सकता है या फिर उससे खराब भी हो सकता है। किससे? तो सामान्य से। ठीक है, अगर किसी प्रकार की परिवर्तन नजर आए, भिन्नता नजर आए, तो वो आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये विशिष्ट बालक को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिक का परिभाषा लाए हैं जो सबसे उत्कृष्ट और उत्तम क्वालिटी का परिभाषा इन्होंने दिया है। इसको समझने के बाद, इस परिभाषा को देखने के बाद आपको विशिष्ट बालक के बारे में भी काफ़ी ज्ञान अर्जित होंगे। तो चलिए सबसे पहले जो परिभाषा हम लेकर के आए हैं वह है क्रो एवं क्रो। वे कहते हैं कि ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक रूप से सामान्य बालक से भिन्न होते हैं उसे विशिष्ट बालक या असामान्य बालक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ये सीखने को मिलेंगे कि विशिष्ट बालक का एक और नाम है जो है असामान्य बालक। ठीक है, तो अगर आपको असामान्य बालक भी कहीं पर लिखा मिलेगा तो आप उसको विशिष्ट बालक ही समझेंगे और उसी के तौर पर अपना जवाब भी देंगे। आपका वहाँ पर 100% आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहले मनोवैज्ञानिक का आपने परिभाषा देख लिया। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है, वे हैं हेल। वे कहते हैं कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों में किसी सामान्य बालक की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में अधिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अधिक है, या आपका यहाँ पर मिसटाइप है, तो काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं, अधिक होते हैं या फिर श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो हेल कहते हैं कि विशिष्ट बालक हम उसे कहेंगे जो किसी एक गुण अथवा एक से अधिक गुणों में सामान्य बालक के अपेक्षा में क्या रहते हैं, पर्याप्त मात्रा में वो उससे श्रेष्ठ रहते हैं। ऐसे बालक को हम विशिष्ट बालक कहेंगे। यहाँ पर कुछ मिसटाइप थी जिसको आप यहाँ पर श्रेष्ठ समझेंगे। वैसे हमारी वाणी को सुन करके, आवाज़ों को सुन करके आप समझ गए होंगे कि हेल क्या कहना चाहते हैं, इनके अनुसार परिभाषा क्या हो सकती है। तो चलिए ये सारी बातें हमने परिभाषा के तौर पे देख लिया। आगे हम लोग बात करते हैं कि विशिष्ट बालक के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम लोग उसके प्रकार जानने से पहले हम थोड़ी सी बातें आपको विशिष्ट बालक के बारे में और भी बताते हैं। तो चलिए जानिए, ये है कि विशिष्ट बालक सामान्य परिस्थिति के साथ समायोजित करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं और विशिष्ट बालक को विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। अपने आप को क्या है कि असहज महसूस करते हैं। ठीक है, जो बच्चे रहते हैं ना विशिष्ट, वो क्या करते हैं कि सामान्य परिस्थिति के साथ अपने आप को जब वो समायोजन करेंगे तो वह अपने आप को असहज महसूस करते हैं और उनको शिक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की आवश्यकता भी पड़ती है। सपोज कीजिए कि कोई मंद बुद्धि बच्चा है जो उसके बुद्धि लब्धि बहुत कम है, तो एक शिक्षक को वहाँ पर उसके शिक्षा देने के लिए कुछ ज़्यादा विशेष रूप से वहाँ पर शिक्षा देने की प्रावधान की जाती है ताकि वो सामान्य बच्चे की अपेक्षा चीज़ों को सीख सके। वहीं आप ऐसे बच्चे की बात करेंगे जो कुछ जल्दी ही कोई चीज़ों को सीख लेते हैं, जिसे हम प्रतिभाशाली बच्चे कह सकते हैं, तो वह भी विशिष्ट बालक के ही कैटेगरी में आते हैं। तो उसको क्या है कि जब वो जल्दी से सीख जाता है तब उसे खाली समय में वो व्यर्थ ना बैठे, इसके लिए उसे कुछ ना कुछ कार्य दिया जाता है जिससे वो व्यस्त रखा जाए। तो इसमें क्या पता चलता है कि उसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जो भी विशिष्ट बालक होते हैं उसको, और विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके आधार पर ही उसे ऐसे बालक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कहा जाता है। तो आपने विशिष्ट बालक को 3 नामों से यहाँ पे जाना, एक तो विशिष्ट बालक है, दूसरा असामान्य बालक के नाम से जाना जो क्रो एवं क्रो ने कहे थे, और तीसरा नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो ऐसे बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कहते हैं, जिसे कोई भी काम में विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। जैसे शिक्षा की ही बात करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट बालक के अब प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। कि
सामान्य बालक को छोड़ दीजिए और बाकी के जितने प्रकार के बालक आपने पढ़े होंगे टीचर ट्रेनिंग में, सीटेट में, टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे वहाँ पे, या फिर बीएड में या फिर डीएलएड में, सारे के सारे बच्चे सामान्य बालक को छोड़ करके जितने भी कैटेगरी आपने पढ़े होंगे सारे के सारे आपके विशिष्ट बालक में ही आएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक हो या फिर सृजनशील बालक हो या फिर विकलांग बालक हो या फिर समस्यात्मक बालक हो, पिछड़ा बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, अपराधी बालक हो या फिर अधगम निर्योग्य बालक हो, जितने भी सारे बालक का प्रकार देख रहे हैं जिसमें से सामान्य बालक को छोड़ करके बाकी के जो भी बालक होंगे वो सारे के सारे बालक आपके विशिष्ट बालक के प्रकार में ही आएंगे। मैं आपको प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, इन सबों पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको यहाँ पे आई बटन पर भी मिल सकता है ये सारे वीडियो, और वैसे भी लास्ट में मैं एंड स्क्रीन पे ये वीडियो लगा दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपने विशिष्ट बालक के प्रकार को देख लिया। आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्या प्रतिभाशाली बच्चे विशिष्ट बालक में आते हैं तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। क्या मंदबुद्धि बच्चे भी विशिष्ट बालक के श्रेणी में आएंगे तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि ये सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चे की अपेक्षा अलग प्रदर्शित करते हैं, किसी भी गुण को अलग प्रदर्शित करेंगे, या तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे या फिर कम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भिन्नता नजर आएगी। इसीलिए ऐसे बच्चों को विशिष्ट बच्चे की श्रेणी में, विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे विशिष्ट बालक के इसी टॉपिक के अंतर्गत उसके विशेषता के बारे में कि विशिष्ट बालक के कौन कौन से ऐसे विशेषता हो सकते हैं जो सामान्य बालक से हट करके होते हैं। तो सबसे पहला विशेषता हम ये कहेंगे कि विशिष्ट बालक सामान्य बालक की तुलना में बेहतर या फिर न्यूनतम प्रदर्शन करते हैं, सामान्य से हट करके प्रदर्शन करते हैं। जो चीज़ें मैं अभी आप तक को स्टार्टिंग से लेकर के अब तक यही चीज़ बताते आ रहा हूँ। दूसरा जो इसका विशेषता है कि विशिष्ट बालक विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट बालक को क्या है कि विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता भी पड़ती है, जो भी मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया था। देखिए, विशिष्ट बालक को सामान्य परिस्थिति के साथ समायोजन करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। ठीक है, ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। अगर मान लीजिए प्रतिभाशाली बच्चे हैं तब तो वो आसानी से एडजस्ट कर लेंगे, या फिर सृजनशील बच्चे हैं तो, लेकिन मंदबुद्धि बच्चे हैं या फिर पिछड़ा बच्चे हैं तो वो लोग को थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी आती है। इसीलिए कहा गया है कि विशिष्ट बालक को सामान्य परिस्थिति के साथ समायोजन करने में, उसके साथ अनुकूलित होने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशिष्ट बालक में रुचि, उसके क्षमता, योग्यता, चिंतन कौशल इत्यादि में वे जो है सामान्य बालक की अपेक्षा क्या होते हैं, अलग होते हैं। सामने नहीं है, इसको सामान्य समझिएगा। तो सामान्य बालक की अपेक्षा क्या होते हैं, वो भिन्न प्रदर्शन करते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर अपने खुद से नोट भी कर सकते हैं, खुद से इसका नोट्स भी बना सकते हैं और याद रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विशिष्ट बालक सामान्य बालक की तुलना में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से भी सामान्य बालक की तुलना में अच्छा होते हैं, या फिर उससे थोड़ा यहाँ पे डाउन होंगे। मैं ऊपर वाले पॉइंट में भी कर दूं कि रुचि क्षमता में भी यहाँ पर मैंने आपको उसको ये बताया था कि अच्छा है, तो वो अच्छा भी हो सकता है या फिर उससे थोड़ा सा कम कौशल भी उसमें हो सकते हैं। दोनों चीज़ें थोड़ा सा भी अंतर आया, या तो अच्छाई में आए या फिर बुराई में आए, ज़्यादा में आए या फिर कमी में आए, किसी भी तरह की अगर अंतर आई सामान्य की अपेक्षा तो वो सारे के सारे बच्चे हमारे विशिष्ट बालक में आएंगे। और यही सारे कुछ महत्वपूर्ण उसकी विशेषता थी। और ये पूरा का पूरा टॉपिक इस तरह से आप देखेंगे तो विशिष्ट बालक का आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही कम समय में हम इन पूरे सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई कि विशिष्ट बालक के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। हम उसको भी देख करके आपके फीडबैक से हम खुद भी वहाँ पर देखेंगे कि वाकई में आपको कितना अच्छा लगा या फिर किसी तरह की समस्या है, सारी चीज़ों को हम निपटाने का फिर से प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम इसी तरह के यूज़फुल आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल वाले आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस जरूर ही कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।